मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ साथ जन जन का कल्याण रहा है। हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की है। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इकोनॉमी, भ्रष्टाचार और नोटबंदी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सभी विषयों पर बात की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल बहुत गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पूछा है कि 11 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है। हाँ, एक साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो एक साल पहले। पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं कि क्या किया आपने 11 साल से? मोदी सरकार के 11 साल पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत, भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा? मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मोदी सरकार के 11 साल पर सरकार और विपक्ष में आर पार चल रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। मोदी सरकार @11 7:57 पर। मुंबई की लोकल ट्रेन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह लोकल ट्रेन से 10 से 11 यात्री नीचे गिर गए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी। कई यात्री ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर सफर कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। साथ ही भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है।
महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा। लोकल ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत, 6 घायल। सोमवार सुबह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच हुए एक बड़े ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक भीड़ और असुरक्षित तरीके से यात्रा करना इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। रेलवे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच की। कैसे हुआ हादसा? सेंट्रल रेलवे के मुताबिक कसारा से आने वाली लोकल ट्रेन से लटक कर यात्रा कर रहे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रहे ट्रेन से लटके यात्रियों से टकरा गए। हवा के दबाव और बैलेंस बिगड़ने से यात्री चलती ट्रेन से पटरी पर आ गिरे, जिसकी वजह से यात्रियों को गंभीर चोट लग गई। लोकल पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी, उसके गार्ड ने इस घटना की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। और देखिए किस तरीके से जो लोग दरवाजों पर लटके रहते हैं, उसी वजह से जो स्पीड थी लोकल ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा थी। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ लोग लटके हुए दरवाजे पर, कर्व होने की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और डिसबैलेंस होने के बाद सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं। तो ये जो है वो एक्सीडेंट स्पॉट है और इसी जगह से बड़ी तेज़ रफ्तार में लोकल ट्रेन आ रही थी। 100 की रफ्तार लोकल ट्रेन की बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन से कुल 8 यात्रियों के गिरने की घटना हुई, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में सहभागी हैं। घायलों को तुरंत शिवाजी अस्पताल और ठाणे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब लोकल ट्रेन में लगेंगे ऑटोमेटिक डोर। इस घटना के बाद रेलवे ने मुंबई की सभी लोकल ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर लगवाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि मुंबई के लिए जो भी नई लोकल ट्रेन बन रही हैं, उनमें अपने आप बंद होने वाले दरवाजे लगाए जाएंगे। जो ट्रेनें अभी चल रही हैं, उनमें भी ये सुविधा जोड़ने के लिए बदलाव किए जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड की चॉकलेट पसंद है या फिर आप स्विस वॉच के शौकीन हैं, तो जल्द ही आपको ये बेहद सस्ते में भारत में ही मिल सकेंगे। स्विट्जरलैंड से कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए आज से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का अहम दौरा शुरू हो गया है। इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड, जो हमें बता रहे हैं कि अगले 4 दिन क्यों अहम होने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड में, जहां वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी आए हुए हैं और 4 दिन के यात्रा पर यहां पे हैं। पहले स्विट्जरलैंड में हैं और उसके बाद स्वीडन जाएंगे। ये जो वाणिज्य मंत्री की यात्रा है वो दरअसल दोनों देशों के बीच में, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के बीच में कारोबार बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको याद होगा कि सरकार ने स्वीडन और स्विट्जरलैंड के साथ समेत यूरोप के कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तर्ज पर एक समझौता किया था, जिसके तहत करीब 90% सामान जो इन देशों से इंपोर्ट होता है भारत में, उन सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी किस्तों में घटा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर स्विस चॉकलेट जो होता है, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट जो होते हैं, उस पर अभी 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो किस्तों में घट करके 0 हो जाएगी। यानी ये समझौता अगर लागू होता है तो आप सस्ते में स्विट्जरलैंड के चॉकलेट वहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरीके से जो स्विस वॉच हैं, घड़ियाँ होती हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगभग खत्म हो जाएगी। तो इस तरह कई सारे सामानों पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगा। तो इस समझौते को कब से लागू करना है, इस पर एक सहमति बनने के आसार है वाणिज्य मंत्री के इस दौरे के दौरान। इस दौरान कई सारे उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं पीयूष गोयल। साथ ही साथ इंडस्ट्री फोरम की बैठक होने वाली है, उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद स्वीडन जाएंगे, वहाँ भी उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होगी, ग्लोबल सीईओ के साथ मुलाकात होगी और फोकस इस बात पर है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भारत में लाया जाए। और जिस ट्रेड एग्रीमेंट की बात मैंने की, उसके तहत ये वादा किया गया है कि जिस दिन से ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा, उस दिन से लेकर के $100 बिलियन का निवेश यहाँ पे किया जाएगा अगले 15 सालों में। तो ये निवेश के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद ये तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर हो पाएगी, किस तरह की कंपनियाँ किस तरह सेक्टर में भारत में दिलचस्पी दिखा रही हैं और कितना ज़्यादा निवेश करने वाली हैं।
स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी जल्द ही सर्विसेज की शुरुआत करने वाली है। स्टारलिंक कलेक्शन में कौन कौन से प्लान उपलब्ध है, इसकी क्या कीमत होगी, ये सब जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। शुक्रवार को सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। अब कंपनी को जल्दी ही स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और उसके बाद कंपनी भारत में अपनी सेवाएं देने की शुरुआत कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में कंपनी की सर्विस किस प्राइस पॉइंट पर मिलेगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक प्रीमियम सर्विस होगी और इसके लिए आपको एक अच्छी खासी रकम चुकानी होगी। सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक डिवाइस लेना पड़ेगा। उस डिवाइस की कीमत 33,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और दूसरा, उसके बाद आपको एक मिनिमम प्लान लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 3,000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सर्विस थोड़ी सी प्रीमियम ही होगी। अगर मैं बाकी के साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात करूं, जैसे कि बांग्लादेश है या भूटान है, वहां पर कंपनी ने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। कंपनी वहां पर अपनी ऑलरेडी बुकिंग ले रही है। अगर मैं वहां डिवाइस की बात करूं तो कंपनी वहां पर 33,000 रुपए का डिवाइस बेच रही है और जो उनका न्यूनतम प्लान है वो भी करीबन 3,000 रुपए के आसपास का। तो जानकार मानते हैं कि भारत में कंपनी की कोई भी ऐसी सर्विस अलग प्राइसिंग उसका नहीं होगा, तो सेम प्राइसिंग होगा। लेकिन इसका फायदा यह है कि जहां पर भी कोई दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ है या फिर समुद्र है, वहां पर आपको ये डिवाइस काफी काम आएगा। आपको वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी इसकी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप शहरों में इसकी लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये प्राइस पॉइंट काफी महंगा पड़े और आप इस प्रीमियम सर्विस को ना लें। आज फिनलैंड ने अहमदाबाद में अपना नया कॉन्सुलेट खोला है। अरविंद लिमिटेड के कुलीन लाल भाई इसके ऑनररी कॉन्सुल बने हैं। इस मौके पर कॉन्सुलेट के ऑनररी कॉन्सुल बने कुलीन लाल भाई से भारत फिनलैंड व्यापार और अन्य मुद्दों पर बातचीत की है केतन जोशी ने। कुलीन भाई इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, खासकर अब आपको नई जिम्मेदारी आज से मिली है, तो गुजरात में कितनी फिनलैंड कंपनी भविष्य में आ सकती है और कौन कौन से सेक्टर में? ऑलरेडी 10 से ज़्यादा फिनिश कंपनीज गुजरात में है और ये कंपनीज न्यू एज इनोवेटिव एरियाज में है, यानी कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स, न्यू एज कंस्ट्रक्शन, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब एरियाज है। क्योंकि फिनलैंड एक बहुत इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये सब एरियाज में हम ज़्यादा डीप जा सकते हैं और होप है कि अगले कई सालों हम इस पे काम करेंगे और बहुत सारी गुजराती कंपनीज और फिनिश कंपनीज को साथ में लाके ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सब एरियाज पे हम बढ़ावा दे पाए। मनी कंट्रोल ने अपनी अल्ट्रा प्रीमियम ऑफरिंग के तहत मनी कंट्रोल सुपर प्रो और योर इन्वेस्टमेंट सुपर पावर लॉन्च किया है। इसके तहत सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट निवेशकों को निवेश की बेहतरीन सलाह देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं मनी कंट्रोल सुपर प्रो के लॉन्च के मौके पर CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के प्रो पैनल से बातचीत के कुछ अंश। सब लोग पूछते हैं क्या लेना चाहिए, कोई पूछता नहीं है क्यों लेना चाहिए। अल्ट्रा प्रीमियम इंटेलिजेंस लेड मार्केट प्रोडक्ट दैट आल्सो गोज सेवरल स्टेप्स अहेड टू ऑफर स्ट्रक्चर्ड रियल टाइम इन्वेस्टिंग गाइडेंस फॉर टुडेज इन्वेस्टर्स। रिटेल को इमोशन से एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट स्पेशली उन रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। I say there is a saying, retailers lose money via averaging or leveraging. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, भाव भगवान है। Whether you are a trader looking for entry points or an investor tracking corporate action, Super Pro keeps you ahead of the curve. मेघालय में हनीमून के दौरान नवविवाहित राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर का ये जोड़ा 23 मई को मेघालय के माफ कीजिए ईस्ट खासी जिले से लापता हो गया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद 2 जून को ड्रोन की मदद से एक खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी। एक लोकल गाइड की गवाही और CCTV फुटेज जैसे सुराग के सहारे पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और आज सोनम रघुवंशी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के DGP के मुताबिक सोनम को गाजीपुर से, सुपारी किलर्स विक्की आनंद और आकाश को ललितपुर और इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या का मास्टरमाइंड और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा को भी
इंदौर से पकड़ा गया। राजा रघुवंशी के परिवार ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। इधर दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना चल रहा है। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। हाई ह्यूमिडिटी से तापमान 48 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं प्लेन एरियाज के पर्टिकुलरली वहां पर हीटर कंडीशंस रह सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर थे। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीटर कंडीशंस बन सकती हैं और येलो अलर्ट दिया गया है। क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट के बाद से बाजार का जोश फुल हाई बना हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी दूसरे सत्र में भी बढ़त पर बंद हुए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 256 पॉइंट चढ़कर 82,445 पर और निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 25,103 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, पीएससी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आईटी, तेल गैस, मेटल इंडेक्स ने भी अच्छी बढ़त हासिल की है। फार्मा, ऑटो इंडेक्स भी हरे निशान में ही बंद हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वो कल यानी 10 जून को नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होंगे। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं और राकेश शर्मा के बाद 40 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रचेंगे इतिहास। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा इसरो को बड़ी उम्मीद। पहले बने फाइटर पायलट, अब करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। दुनिया के साथ भारत की नजर भी 10 जून को अंतरिक्ष जाने वाले एक्सियोम के चौथे मानव मिशन पर टिकी हुई है। इसमें लखनऊ के रहने वाले 39 साल के भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नया इतिहास रचने जा रहे हैं। नाम शुभांशु शुक्ला, जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मिशन एक्सियोम 4। यात्रा की शुरुआत 10 जून, स्थान नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने का समय 11 जून को रात 10 बजे। करीब 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद करीब 14 दिनों तक शुभांशु शुक्ला वहां रुकेंगे। शुभांशु से 41 साल पहले 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूस के सोयूज मिशन पर अंतरिक्ष गए थे। वो आईएसएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनेंगे और अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे। नासा के मुताबिक शुभांशु शुक्ला ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में गहन प्रशिक्षण लिया है और वो एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष में खाद्य और पोषण से जुड़े प्रयोग करेंगे। इस मिशन के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक विशेष किट तैयार की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष विकिरण का खाद्य योग्य माइक्रोलॉजी पर प्रभाव का अध्ययन करना है, जिससे लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी और टिकाऊ खाना खोजने में मदद मिलेगी। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा भारत की अपनी मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए बेहद अहम साबित होगी। एक्सियोम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला के साथ मिशन कमांडर पेगी विटसन, हंगरी के टिबोर कापू और पोलैंड से स्वलोज उन्स्नान्स्की भी होंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरेंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तनाव चरम पर है।
ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी और भड़क गए हैं। इस मुद्दे ने अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच सियासी जंग को भी तेज कर दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने फेडरल ऑफिस के बाहर जुटना शुरू किया, नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन्स के बीच की खाई को गहरा कर दिया। लॉस एंजलिस में हंगामा ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ है। हाल ही में की गई छापेमारियों में 100 से ज्यादा अवैध अप्रवासी पकड़े गए हैं और इसी कार्रवाई के विरोध में पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शन की शुरुआत लॉस एंजलिस के डाउनटाउन से हुई थी, लेकिन जल्द ही ये पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे लैटिन बहुल इलाकों तक फैल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालात को नियंत्रित करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया, जिससे अमेरिका की राजनीति गर्मा गई। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप के कदम को भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से तनाव बढ़ेगा और जनता का भरोसा टूटेगा। वहीं लॉस एंजलिस की डेमोक्रेट मेयर कैरन बास ने भी तैनाती का विरोध करते हुए कहा कि लॉस एंजलिस पुलिस और शेरिफ हालात को संभालने में सक्षम है। दूसरी तरफ हिंसा से भड़के रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी है। फिलहाल लॉस एंजलिस में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नेशनल गार्ड्स की सड़कों पर तैनाती से हालात सुधरेंगे या फिर और भड़केंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।